हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है जो कि क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर सेकेंड का, जो आपका हमारा कक्षा 11 का जो फिजिक्स का है उसका सेकेंड जो चैप्टर है मेजरमेंट एंड यूनिट, मापन और मात्रक का हमारा नेक्स्ट पार्ट है। और सभी पार्ट आपको वीडियो जो हमारा चैनल है उसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। पार्ट वाइज पार्ट है, आप अच्छे से नोट्स बना भी सकते हैं, कंप्लीट नोट्स। तो आज हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने की लेज़र विधि, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने की कौन सी विधि है, तो हमारी लेज़र विधि सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है। अगर कुछ हम लोग बात करें इसके बारे में, तो लेजर का अर्थ होता है विकिरण के उद्दीप्त द्वारा प्रकाश का अपवर्धन। ठीक है, लेजर का अर्थ होता है विकिरण के उद्दीपन द्वारा प्रकाश का अपवर्धन या अत्यधिक तीव्रता वाला एक दैशिक एवं वर्णी प्रकाश है जो विभिन्न फैलाव के कारण एक सरल रेखा में चलता है। जब लेजर पुंज को चंद्रमा की ओर प्रेषित किया जाता है तो क्या होता है, चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौट आती है और लेजर के चंद्रमा तक जाने और आने का जो समय रहता है उसी से हम लोग उस दूरी को, डिस्टेंस को नोट करते हैं। तो लिख सकते हैं लेजर का अर्थ है विकिरण के उद्दीप्त द्वारा प्रकाश का अपवर्धन। ठीक है, लेजर का क्या अर्थ होता है, तो लेजर का अर्थ होता है विकिरण के उद्दीप्त द्वारा प्रकाश का अपवर्धन। इसका मतलब होता है यह अत्यधिक तीव्रता वाला एक दैशिक एवं एक वर्णीय प्रकाश है। एक दैशिक वो क्या है, एक वर्णीय प्रकाश है जो भिन्न फैलाव के कारण एक सरल रेखा में चलता है। किस में चलता है, एक सरल रेखा में चलता है। तो लेजर का अर्थ क्या होता है, विकिरण के उद्दीप्त द्वारा प्रकाश का अपवर्धन। यह अत्यधिक तीव्रता वाला एक दैशिक एवं एक वर्णीय प्रकाश है जो भिन्न फैलाव के कारण एक सरल रेखा में चलता है। जब लेजर पुंज को चंद्रमा की ओर प्रेषित किया जाता है तो यह चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौट आता है। कहाँ पे वापस लौट आता है। ठीक है, और हम क्या है इसको लिख सकते हैं, लेजर पुंज के चंद्रमा तक जाने तथा वहाँ से वापस लौट आने का समय नोट कर लिया जाता है और इसे ही पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने के लिए लेजर विधि अपनाई जाती है। तो अगर हम लोग फार्मूला देखें तो जाहिर सी बात है, जितना दूरी गई उतना दूरी आई। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल को किससे दिखाते हैं, सी से, क्योंकि हो जा रहा है ना। सी बराबर जितना दूरी गया उतना दूरी आया, यानी कि 2s हो जाएगा। यस गया, यस आया, 2s हो गया ना। और यहाँ पे समय कितना लग रहा है, t लग रहा है। तो यस बराबर क्या हो जाएगा,
2s/c, और c का मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो हम लोग रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका, सीधा आप लिख सकते हैं s बराबर 2s सॉरी t बराबर हो जाएगा ना 2s, नहीं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे s बराबर निकालेंगे, s बराबर, तो s बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा t × c/ हमारा हो जाएगा 2, s बराबर क्या हो जाएगा, और t × 3 × 10⁸ कट करेंगे तो s बराबर कितना हो जाएगा 1.5 × t × 10⁸, बस यही हमारा हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं, जो अगला आता है मेरे प्यारे बच्चों, आता है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक क्या होता है, आपको पूछ लिया जाएगा तो खगोलीय मात्रक क्या होता है। तो इस मात्रक का प्रयोग आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। लिख सकते हैं, इस मात्रक का उपयोग, इस मात्रक का प्रयोग आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। तो इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इस मात्रक का प्रयोग आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने में की जाती है। अगर बात करें, एक एटॉमिक यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आ जाता है द्रव्यमान। मास क्या होता है, तो देख लीजिए द्रव्यमान क्या होता है। तो द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। लिख लीजिए, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। तो द्रव्यमान मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है। अगर द्रव्यमान को देखें तो इसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए सब इम्पोर्टेंट, जितना भी इम्पोर्टेंट मैं आपको सब लिखवा दे रहा हूँ। कक्षा 11 पूरा सिलेबस मिलेगा आपको यहाँ पे। अब जानते हैं द्रव्यमान का मापन या फिर जड़त्व। जड़त्व क्या होता है, तो किसी भौतिक वस्तुओं की स्वतः अपनी विराम अथवा गति अवस्था को बदल पाने की असमर्थता जो होती है उसको जड़त्व कहते हैं। या फिर लिख सकते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु अपनी अवस्था को परिवर्तित करने का विरोध करता है उसे हम जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान के अनुपाती होगा। यदि द्रव्यमान बड़ा होगा, यदि द्रव्यमान अधिक होगा तो जड़त्व अधिक, द्रव्यमान कम तो जड़त्व कम। मान लीजिए पेन है, तो पेन की स्थिति बदल जाएगी नहीं, क्यों, क्योंकि पेन की जो द्रव्यमान है कम है, तो ये जड़त्व का विरोध क्या करेगा, कम करेगा। तो लिख सकते हैं, किसी भौतिक वस्तुओं की स्वतः अपनी विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था को बदल पाने की असमर्थता को जड़त्व कहते हैं। तो जो भौतिक वस्तुएं होती है वो स्वतः अपनी विराम अथवा गति की अवस्था को नहीं बदल पाती, जिसे हम जड़त्व कहते हैं। अथवा में दूसरी परिभाषा मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं, किसी वस्तु का वह गुण
वह गुण जो वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करे। क्या करे? विरोध करे तो हम जड़त्व कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो उसे हम जड़त्व कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या होता है जड़त्व की परिभाषा? किसी भौतिक वस्तु की स्वतः अपनी विराम अथवा गति की अवस्था को बदल पाने की असमर्थता को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करे उसे जड़त्व कहते हैं। जो जड़त्व बराबर होता है, जो जड़त्व किसके अनुक्रमानुपाती होता है लिख सकते हैं? जो जड़त्व आई, किसी वस्तु का जड़त्व आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं किसी वस्तु का जड़त्व आई उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वो अनुक्रमानुपाती होगा सदैव। आप लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल M। इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। ये हमारा क्या, ये जड़त्व है। अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटेगा तो के नियतांक मिलता है, तो I बराबर K इंटू M मिलेगा। अब इसको आप लिख सकते हैं I1 अपान I2 इक्वल टू M1 अपान M2। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो जड़त्व के प्रकार, तो जो जड़त्व होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जड़त्वीय द्रव्यमान, दूसरा होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो जो हम जड़त्वीय द्रव्यमान और जड़त्व के प्रकार हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो मैंने आपको जितना भी समझा इसका नोट्स बना लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। जहाँ पे न समझाए आप पूछिए, मैं आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।